distribution of charge take place over such bodies which having finite या सीधे ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिन लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होती है उसमें जैसे ही चार्ज दोगे बंटवारा बराबर बराबर होता है। जैसे कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जांपल स्फीयर आता है, स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वही रहती है। रिंग भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट का एग्जांपल है। प्लेन सीड भी कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जांपल है। सिलेंडर भी कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जांपल है। तो जो भी कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लोग हैं उनमें चार्ज का बंटवारा बराबर बराबर होता है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट नहीं है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर not constant, then non-uniform distribution of charge take place। तो जो चार्ज का बंटवारा होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे देखो मैं एक बॉडी बनाता हूँ, ये कोई बॉडी है, जब इसमें चार्ज देंगे तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। इसमें जो चार्ज का बंटवारा होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। फैराडे ने एक फार्मूला भी दिया था सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। r यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा आप जानते हैं, सिग्मा जो है आपका वैल्यू ऑफ चार्ज और एरिया से कनेक्टेड है। एक बात बहुत क्लियरली यहाँ से पता चलती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो सिग्मा ज्यादा तो चार्ज ज्यादा। यानी कि अगर आपके पास में ऐसी ज्योमेट्री है लाइक दिस, ये देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है इसका, यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ और है। जो बिल्कुल नुकीला पॉइंट है, जो नुकीला पॉइंट होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू 0 होती है। जो नुकीला पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट मतलब शार्प पॉइंट, सुई की जो नोक है वो नुकीला पॉइंट है। तो शार्प पॉइंट हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू 0। दोबारा डायग्राम बनाएंगे। ये जो बातचीत पिछली क्लास में ओरल वे में हुई थी इसको हम लिख दे रहे हैं और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जिन लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होती है उनका सिग्मा बहुत ज्यादा होता है, और सिग्मा बहुत ज्यादा होता है तो चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जो लाइटनिंग रॉड है वो ऊपर नुकीली होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें जो लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है, ये लाइटनिंग रॉड है, और इस लाइटनिंग रॉड का जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट है बिल्कुल शार्प होता है। अगर बिजली गिरती है यानी कि जब भी आपके बादल गरजते हैं और लाइटनिंग स्पार्क पैदा होता है, जब वो गिरती है तो नुकीला ये जो पॉइंट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 लगता है। तो सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो सारा का सारा चार्ज ये अट्रैक्ट कर लेगा। और ये लाइटनिंग रॉड जो है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है इस नुकीले पॉइंट पर आएगा, और ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो रॉड है ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो सीधे सीधे वो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा और जो बिल्डिंग है वो बच जाएगी।
जनरली ये सिचुएशंस वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये स्टॉर्म जैसी चीज़ें आती हैं। तो ये इसी बेस पर, इसी फंडे पर ये काम करता है, ये जो फार्मूला इन्होंने दिया था। अब जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि जब चार्ज हम देंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इस नुकीले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर होगा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। यहाँ अलग है, अलग अंदाज़ा लगाएं फिर भी। जैसे और ज्योमेट्री बनाते हैं, थोड़ा सा इससे फाइन होगी। ये देखिए, कोशिश की है कि थोड़ा सा फाइन ज्योमेट्री बने। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। हम वापस अभी उस एप्लीकेशन में आते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दें। पिछली वाली क्लास में पूछा भी गया था। अब पूछे गया सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर होगा, सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पर होगी। तो जो ए वाला पोर्शन है ये, तो जरा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदाजा लेना है तो वही पुरानी ट्रिक यूज करो कि दिखने वाले कर्व को इमेजिनेशन पावर से पूरा कर दिया करो। ये देखिए एक सर्कल की पिक्चर बन जाती है। अंदाजा हो गया तुमको कि ए का रेडियस क्या होगा, जो जहां पर पॉइंट ए है उस सरफेस का रेडियस क्या होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आइडिया आ गया। और जरा से समथिंग अबाउट द बी, ये वाला बी है, इनका भी इमेजिनेशन से कर्वेचर जरा पूरा कर लो। तो बी में तो और ज्यादा बड़ा सर्कल बन रहा है। अब बारी है सी की, तो सी के लिए जरा सा यही सिचुएशन फिर से यूज करो। ये तो सबसे छोटा सर्कल कहाँ बन रहा है, सी पर। तो रेडियस के मामले में सबसे कम कौन होगा, सी। और रेडियस के मामले में सबसे जो कम होगा वहां पे सिग्मा क्या होगा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जो चार्ज स्टोर होगा वो कहाँ होगा, सी पर। उसके बाद फिर ए पर, उसके बाद फिर बी। तो ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये ना सोचे कि सर ने तो बताया नहीं, मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ और आज भी मैंने बताया है, लेकिन लिख भी दिया है। आज हमने बताने के बाद लिख भी दिया है। तो चार्ज डेंसिटी को लेकर के यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पूरा का पूरा सिचुएशंस आपका ये। इसको आप उज्ज्वल, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लो और ग्रुप में डाल देना। एडिशनल है, बीच में आया है, बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आगे का काम शुरू किया जाए। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E एट डिस्टेंस, एक्चुअली E निकालने जा रहे हैं एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये सारा काम हमें करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। पिछली वाली क्लास में आपको बता चुके थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लंबाई वाली कोई मटेरियल है और उस पर आपने चार्ज दे दिया। ये हमारे पास में कोई लंबाई वाली मटेरियल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा वायर। सोच लो ये वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है। हमने जो इसको चार्ज दिया है वो चार्ज
लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई खास वजह नहीं है कि हम चार्ज प्लस माने, लेकिन नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर कि चार्ज पॉजिटिव रहा होगा। तो लेंथ में ये पूरा का पूरा चार्ज फैला होगा और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज वैल्यू पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्योंकि लैम्डा की जो डेफिनेशन है दैट इज टोटल गिवन चार्ज, कुल कितना चार्ज आपने दिया हुआ है ये देखा जाता है, टोटल गिवन चार्ज, और अपॉन में टोटल मटेरियल लेंथ। जो गलती नहीं करनी है कि अपॉन में लेंथ नहीं कहना है, मटेरियल का लेंथ, तो गलती फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। अगर हम ये सोचते हैं कि टोटल गिवन चार्ज कैपिटल Q है और टोटल लेंथ कैपिटल L है, लैम्डा बराबर हो गया Q/L। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत 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 ज्यादा लेंथ है। तो मुझे इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले ली, ये रहा 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और इस काम को करने के लिए हमें गॉस लॉ लगाना है। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। कैसे गॉस लॉ की हेल्प से ये काम हम लोग करेंगे, नोट करिए हेडिंग और ये सपोर्टिंग डायग्राम। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है बहुत ज्यादा लेंथ है, और जनरल जो डेफिनेशन थी लैम्डा की वो हमने लिखी। तो गॉस लॉ यूज करना है और गॉस लॉ यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। तो ये डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जा रही है, जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है हमने उसको प्लस माना हुआ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये बात कंफर्म है कि जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर आपको टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर द टेस्ट चार्ज ऑफ वैल्यू 1। वन वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब गॉस लॉ के लिए तो चार्ज बंद होना चाहिए, गॉस लॉ के लिए चार्ज तो बंद होना चाहिए। अब एक इंफॉर्मेशन है, जरा उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें आपसे, जिससे कि गॉसियन सरफेस आपके समझ में आए। जैसे ये मार्कर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर जो चार्ज होगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल में होंगी, चारों तरफ होंगी। मैं थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर मैं ये सोचता हूं कि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली होती हैं और चारों तरफ होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका जब चार्ज आप दोगे तो चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है, छोटे छोटे क्वांटा चार्ज के लेंथ में बढ़ जाएंगे। तो पहला वाला क्वांटा, पहले वाले क्वांटा की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ है, यानी कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक तस्तरी बनेगी, डिस्क बनेगी। फिर उस क्वांटा के जो नीचे क्वांटा है वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक तस्तरी बनेगी, डिस्क बनेगी, और फिर जो उसके नीचे क्वांटा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डिस्क तैयार होगी। इसके जो नीचे क्वांटा है उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्क तैयार कर दी। अगर चार्ज प्लस है तो एरो आप बाहर लगाओगे, चार्ज अगर माइनस है तो एरो आप अंदर लगाओगे। ऐसे जितने भी क्वांटा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सारे के सारे जो चार्ज के क्वांटा हैं उनसे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्क, हर एक क्वांटा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्क बना रहा होगा।
अब आप सोचिए कि ये लाइन ऑफ चार्ज है, ये लाइन ऑफ चार्ज है ये, और पहले वाले क्वांटा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्क है, नीचे वाले क्वांटा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्क है, उसके नीचे वाले क्वांटा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्क है, और आपको गॉस लॉ लगाना है, और गॉस लॉ में चार्ज को बंद करना पड़ता है किसी क्लोज सरफेस से। तो जब आप सारे दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो केवल एक ही नतीजे पर आप पहुंचोगे कि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ और नहीं बल्कि उसको होना चाहिए सिलिंड्रिकल। क्योंकि याद रखो कि जब आपको ये मौका मिलता है कि आप गॉसियन सरफेस लें, जब आपको ये मौका मिलता है कि आप एक गॉसियन सरफेस लें, तो आपकी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर हो। तो जैसे ही आपने गॉसियन सरफेस का सिलेंडर बनाया तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि ये चार्ज तो बहुत बड़ा है, सॉरी क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी लेंथ होने की वजह से हमने तो इनफाइनाइट लिया है, तो हम गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस है उसको इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे जाकर के जब हम गॉस लॉ में जब आगे चलते हैं तो गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस का एरिया लेना पड़ता है, और जब एरिया लेना पड़ता है तो एरिया निकालने का कोई ना कोई फार्मूला यूज करते हैं, तो डायमेंशन चाहिए होगी, लेंथ चाहिए होगी, रेडियस चाहिए होगी, कभी कुछ, तो गॉसियन सरफेस हम अनंत वाली तो ले नहीं सकते। लेकिन ये बात पक्की है क्योंकि हर एक क्वांटा चार्ज की डिस्क बना रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जैसे ही आप सिलेंडर लोगे तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके साथ, इसकी सरफेस के साथ क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले ली, और ये सोचते हुए ले ली कि गॉसियन सरफेस का जो ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, गॉसियन सरफेस का जो ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है उसने L लंबाई को अपने अंदर बंद कर लिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इनफाइनाइट थी, तो हमने सोचा कि L लंबाई जो है उसके अंदर इनक्लोज हो चुकी है। तो 1 लंबाई पे चार्ज लैम्डा था, तो L लंबाई पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा L। अगर ये लेंथ L है तो जो इनक्लोज चार्ज होगा वो लैम्डा L होगा। ये बात यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, कि let us consider cylindrical Gaussian surface encloses length L of linear charge density। ओरली हमने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ की गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली हैं, बिल्कुल तस्तरी बना रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक सिलेंडर सोचेंगे तो हर क्वांटा की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिलिंड्रिकल की सरफेस के साथ 90 हो जाएंगी, और यही हमारा इरादा रहता है। तो let us consider cylindrical Gaussian surface encloses the length small l of linear charge density। तो enclosed charge कितना हो जाएगा, enclosed charge हो जाएगा lambda into l, क्योंकि lambda का नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ, lambda का नाम ये है। लीजिए गॉसियन सरफेस ने चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया, लिंक फ्लक्स क्या होगा, तो लिंक फ्लक्स phi b with cylindrical Gaussian surface, गॉस का लगाइए, phi b is equal to 1 by epsilon naught into में sigma q। Sigma q is a charge enclosed by the closed body, और यहाँ पर हो जाएगा 1 by epsilon naught into में lambda l। ये इक्वेशन बना, ये तो गॉस लॉ से हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हम अपनी वो वाली एक्टिविटी करें एक्सपेंशन मेथड वाली, तो
एरिया एक्सटेंशन मेथड से गए डीए फाई ई इज इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहीं पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये रहा छोटा सा एरिया। इस छोटे से एरिया की एरिया वैल्यू दी है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा लाइक दिस डी। अच्छा, यहां पे जब आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है 1 वैल्यू का, तो अपना ये जो प्लस वाला चार्ज है हमारे टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ, एक बार थीटा की वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डीए कॉस 0, फाई ई इज इक्वल टू ई डीए, और यहाँ पर ई को बाहर आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्योंकि पोजीशन आपने फिक्स कर ली है कि मुझे यहाँ पर फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड करती है। जब पोजीशन ही फिक्स हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। ए बाहर आ गया। अब ये डीए क्या है? ये वो एरिया है जहां से फ्लक्स लिंक है। तो यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, समझने वाली है कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ली है, जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ली है, उसमें कुल कितनी सरफेस है? ये देखिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये, एक तो ये कर्व सरफेस है ये, और एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। देखो इससे फ्लक्स लिंक नहीं, क्यों नहीं है लिंक? फ्लक्स देखना, इस वाले का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये रहा। तो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 90। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर इससे फ्लक्स लिंक है, और आपने कहा कि सर इस वाली सरफेस से जो लिंक फ्लक्स है वो फाई है, तो आप जब निकालोगे E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90, तो 0 हो जाएगा। और जो ये नीचे वाला जो आपका ये वाला एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा, एरिया वेक्टर भाई, इससे भी लिंक फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो डीए है ये वो एरिया होता है जिससे कि फ्लक्स लिंक होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब हो गया कि टोटल एरिया थ्रू विच फ्लक्स लिंक। तो यहाँ पर फ्लक्स जिससे लिंक होगा वो आपकी सिलेंडर की कर्व सरफेस होगी, जो चारों तरफ ये आपकी कर्व सरफेस है वो, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लिंक होंगे। तो डीए का मतलब हो गया सिलेंडर का एरिया लेकिन कर्व सरफेस वाला। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई थी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब सिलेंडर का एरिया लेकिन कर्व सरफेस वाला, और कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई रेडियस इनटू एल। तो ये जो आपने डिस्टेंस r ली है वही डिस्टेंस रेडियस बन जाएगी, और जो लेंथ हम लोगों ने इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंगेज करी थी वो स्मॉल एल है, वो सिलेंडर की लेंथ बन जाएगी। ये इक्वेशंस 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 भी फ्लक्स लिंक है विद द गॉसियन सरफेस, और इक्वेशन 2 भी लिंक फ्लक्स है विद द गॉसियन सरफेस। अगर फाई ई इज इक्वल टू, सॉरी दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड इक्वेशन, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आंसर आ गया।
लेकिन हमारी जो आदत है वो 1/4πε0 की वैल्यू सीधे याद रहती है। तो 1/4πε0 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4πε0 बन जाएगा, ऊपर भी 2 ले जाओ, ये वाला वैल्यू सीधे याद रहेगा। ये है रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ से सीखने को मिला कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है 1/r। कंप्लीट हुआ। कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका कि हम कैपिटल ई का पता लगाएंगे। कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सीट ऑफ चार्ज। हमारे पास में सीट ऑफ चार्ज होगा। सीट ऑफ चार्ज कैसे होगा? हमारे पास में एरिया होगा और हमने उस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जब हम बात करते हैं सीट, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने लिया होगा वो लैमिनर लिया होगा, एरिया वाला ऑब्जेक्ट चपटा होगा। तो किसी भी तरीके की आप सीट मान सकते हो। आप चाहो तो सीट को ले सकते हो कि सीट सर्कुलर है, आप ये भी कह सकते हो जो सीट है वो रेक्टेंगुलर है, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, जैसा भी आपका मन हो। आप किसी भी तरीके की ज्योमेट्री की सीट ले सकते हो। यहाँ पर जो हमने सीट ऑफ चार्ज लिया है वो रेक्टेंगुलर ले लिया और ये भी इनफाइनाइट डायमेंशन की है। तो जो ये प्लेन सीट है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज हैविंग इनफाइनाइट एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया। जब हम इसको चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज इसके एरिया में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। इसको हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि डेफिनेशन देखो, सिग्मा बराबर गिवन चार्ज, जो भी चार्ज आपने दिया है अपॉन में वैल्यू ऑफ मटेरियल एरिया। वो जो चार्ज जिस मटेरियल एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसी को आप हैबिट अपनी बनाओगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया के नाम से सिग्मा को जानोगे। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसकी हेल्प लेनी है? बाय यूजिंग द गॉस। आपके सिलेबस में ही ये है बाय यूजिंग द गॉस। ये काम जो है एक कॉन्सेप्ट और कर सकता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मॉडिफाइड कूलाम्स लॉ। जो आपने इसके पहले वाला एप्लीकेशंस किया और जो पिछली क्लास में आपने एप्लीकेशन किया, तो ये दोनों एप्लीकेशन यानी कि जहां पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज आ जाता है। जैसे देखो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, बॉडी पर फैला हुआ चार्ज है। इसके पहले वाले एप्लीकेशन में भी चार्ज कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि मटेरियल पर फैला हुआ है। और पिछली वाली क्लास में जो स्फीयर वाला केस दिया था उसमें भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज वर्सेस टेस्ट चार्ज की बात करनी होती है, नहीं कॉन्टिन्यूअस चार्ज वर्सेस टेस्ट चार्ज, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज, चार्ज
वर्सेस टेस्ट चार्ज, वर्सेस टेस्ट चार्ज। फिजिक्स में आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला गॉस लॉ और दूसरा है मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ, मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ। और इसी मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ को कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, एक्सपेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। दो रास्ते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। गॉस लॉ हमेशा काम नहीं करता, यानी गॉस लॉ से आप ये सोचो कि गॉस लॉ सारी चीजें बता देगा, आंसर है गॉस लॉ सब कुछ नहीं कर पाएगा। और मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ या एक्सपेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ हमेशा काम करता है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ से जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं तो टिपिकल बहुत हो जाता है, क्योंकि जबरदस्त टिपिकल इंटीग्रेशन आता है और गॉस लॉ की हेल्प से चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है, गॉस लॉ हमेशा काम नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, अगर हमने एक रिंग ले लें, ये हमने रिंग ले ली और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, सिंपली आपको चार्ज देना है और ऑटोमेटिकली ये चार्ज जो भी चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज के छोटे छोटे क्वांटा है ये जो मटेरियल दिखाई देगा उसमें जाके फैल जाएंगे। और ये तुम्हारे रिंग की एक्सेस ऑफ द रिंग। यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रख दिया और क्वेश्चन वही पूछा कि रिंग पर जो चार्ज है वो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, रिंग पर जो चार्ज है वो इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर गॉस लॉ के पास नहीं लग पाता, क्योंकि गॉस लॉ कहाँ लगेगा उसकी अपनी लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे कौन हमारी हेल्प करता है, मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ हमारी हेल्प करता है। तो मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ आपको समटाइम्स यू यूज दिस, ये होता क्या है तो थोड़ा बहुत आपको यूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी हमारा सारा का सारा काम जो है वो गॉस लॉ पर बेस्ड है। बट याद रखो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज वर्सेस टेस्ट चार्ज की बात करनी है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, कभी ना फेल होने वाला रास्ता ये है मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ या फिर एक्सपेंशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ज्यादातर जगहों पर गॉस लॉ से काम बन जाता है, गॉस लॉ कॉम्पिटिटिवली आसान होता है और मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ मैथमेटिकली थोड़ा सा टाइट होता है, मैथमेटिकली ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि इंटीग्रेशंस करना पड़ता है। फिलहाल हमारे पास में गॉस लॉ है और हमें ये काम गॉस लॉ से करके देना है। नोट करिए कैसे इसको। तो 3D में हमने यहाँ पर प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना लिया, बहुत लार्ज है ये और इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्ज आल्सो हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज फाइनाइट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ये रही प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज को बनाने का सिंबल, अब आपकी अपनी फिजिक्स में शीट ऑफ चार्ज बार बार बनानी पड़ेगी। जब बहुत बार बनानी पड़ेगी तो ऐसे डायग्राम बनाने में समय बहुत लगता है, तो सिंबल होता है सीधी लाइन बना दो और उस पर चार्ज दिखा दो और यहाँ पे लिख दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज। नहीं लिखोगे तो लोग कहीं लैम्डा ना समझ बैठे, तो
तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिए एक सीधी लाइन बनाइए और उस पर चार्ज दिखा दीजिए, चाहे नेगेटिव दिखा दीजिए चाहे पॉजिटिव दिखा दीजिए, और कहीं साइड ले दीजिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पर होती है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं आपकी तरफ दिखाता हूं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी आपकी तरफ और इधर भी होगी मेरी तरफ, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी क्योंकि गॉस लॉ लगाना है। तो गॉसियन सरफेस फिर एक्सपर्ट से पूछा मैंने, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो आप गॉसियन सरफेस लें वो सिलिंड्रिकल लें। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें। जैसे हमने उसकी एक्सपर्ट्स की बात मानी तो देखो बेनिफिट क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इस सरफेस के साथ, जो कि आप देख पा रहे हो ये सरफेस जो है इसके साथ 90 डिग्री होगी और इस सरफेस के साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होगी। कम से कम ये तो पक्का हो गया कि चूंकि ये शीट इनफाइनाइट है तो पूरा तो कवर ही नहीं कर सकते, तो जो हिस्सा शीट का हम कवर कर रहे हैं, ये देखिए शीट का ये वाला हिस्सा हम कवर कर रहे हैं और इस वाले हिस्से का जो एरिया है वो मान लेते हैं कैपिटल ए। तो जो हम कवर कर रहे हैं इस ए एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो जो ए एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो 90 डिग्री इधर होंगी, 90 डिग्री इधर होंगी। तो जो मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट्स की बात को मान करके सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करी, तो ऑल द फील्ड लाइंस काउंटेड एरिया की, जिस एरिया को हम काउंट कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट शीट है पूरे को तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी एरिया हम काउंट कर रहे हैं उसकी सारी की सारी फील्ड लाइंस इधर और उधर दोनों हमारे सिलेक्टेड एरिया के साथ 90 डिग्री पर, कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बेकार नहीं हुई है, बर्बाद नहीं हुई। अब अगर आप यहीं पर किसी और तरीके की गॉसियन सरफेस के बारे में सोच रहे हैं तो बताइएगा, दिमाग लगाइए कि क्या हम कोई और गॉसियन सरफेस ले सकते थे? क्यूबाइड ले सकते थे, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम यहां पर गॉसियन सरफेस क्यूबाइड ले लेते तो पॉसिबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये देखिए क्यूबाइड वाली गॉसियन सरफेस केवल एक ही पर्पस होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जब आपको ये मौका मिला है कि आपने जब एरिया इमेजिन किया है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेस्ट ना हो। ये लीजिए, अब अगर हम क्यूबाइड सोचते तो हम अपने प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इस वाले हिस्से को काउंट कर रहे होते, तो इससे जो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया से एक एक लाइन 90 डिग्री पर हो जाएगी और इससे जो 90 डिग्री पर हो जाएगी। तो क्यूबाइड सोचा जा सकता था। और भी कोई पॉसिबल है? चलो किसी ने कहा कि आप काउंट कर लीजिए स्फेरिकल, देखते हैं क्या समस्या है। स्फेरिकल हमने गॉसियन सरफेस में फंस जाएंगे। अरे ये शीट इनफाइनाइट रेडियस की है, आप कितना बड़ा स्फीयर लोगे, फंस जाओ, क्योंकि आगे जाकर के तुमको अपनी गॉसियन सरफेस का क्या लेना पड़ेगा, एरिया। तो जब डायमेंशन ही नहीं क्लियर होगी कितना बड़ा ये स्फीयर नहीं बता पाओगे। अभी तो इस शीट से r डिस्टेंस पर तुमको जाना था, r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो सिलेक्टेड जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल है, तो 101% कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी। देखो ये इधर से r और इधर से भी r,
एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिलेंडर को इतना ही बनाओ ना, ये लो, अरे तो फिर वो जो हिस्सा जो हम काउंट कर रहे हैं वो बंद ही नहीं होता है इधर, तो इधर ले लो। तो अब आपने कहा कि चलो अच्छा ठीक है कि इस तरफ जो है हिस्सा काउंट करना पड़ेगा। तो अब क्लोज कराना था, इसलिए हमने सिलेंडर का कुछ हिस्सा इधर भी ले लिया। तो दूसरा क्वेश्चन आया कि इधर आर है तो इधर अभी तुमने आर लिया था, लो ऐसा कर लो तब भी तो बात बन जाएगी। तो सिमेट्री का ध्यान रखने के लिए, सिमेट्री का ध्यान रखने के लिए हमने जितने डिस्टेंस इधर लिए और जितने डिस्टेंस इधर लिए, क्यों, जिससे कि अगर कभी बंटवारा हो तो बराबर बराबर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इससे कितना फ्लक्स होगा, तुम निकाल दोगे, इससे कितना होगा, तो सिमेट्री नहीं मिल पा रही है ना, और सिमेट्री मिल जाए जितना उससे होगा उतना ही उससे होगा। इसलिए सिमेट्री का ध्यान रखने के लिए आर डिस्टेंस इधर गए हैं तो आर डिस्टेंस अब इधर भी गए। फाइनली ऑल द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय द एक्सपर्ट्स कि कब कौन सी गॉसियन सरफेस लेनी चाहिए, बहुत सोच समझ करके उन्होंने गॉसियन सरफेस के बारे में बता रखा है कि पॉइंट चार्ज को बंद करना हो तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, और अगर चार्ज स्फीयर पर है उसको बंद करना है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। चार्ज अगर लाइन पर हो तो उसको बंद करने के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर होनी चाहिए। चार्ज अगर सीट ऑफ चार्ज पर है तो आप कभी भी उसका पूरा का पूरा जो है काउंटिंग कर नहीं पाओगे, यू काउंट द स्मॉल या फिर कुछ पार्ट आप उसका काउंट कर पाओगे, तो उसकी गॉसियन सरफेस कैसे होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। ओवरऑल हमने गॉसियन सरफेस ले, जो हिस्सा यहाँ बंद हुआ है वो एरिया ए का है, तो कितना चार्ज हो गया भैया, यहाँ पर चार्ज हो गया सिग्मा है, क्योंकि चार्ज इन यूनिट एरिया बराबर है सिग्मा, इसलिए चार्ज इन एरिया ए इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ए। सिग्मा ए चार्ज बंद हो गया, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, सिमेट्री का ध्यान रखा है। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो फ्लक्स का लिंक है वो इनसे है, इन लोगों से लिंकेज फ्लक्स है, तो गॉस लगा दिया लिंक फ्लक्स 5e 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो बंद किया गया है, एंड दैट इज सिग्मा ए। इक्वेशन 1 5e बराबर इंटीग्रेशन e डॉट dx, सेम सिचुएशन, बी केयरफुल, 5e बराबर e dA cos थीटा, 5e बराबर e dA cos 0। कैसे, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर लोगे तो ये जाएगा, एरिया वेक्टर को देख लो और इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पर भी जब एरिया वेक्टर लोगे, यहाँ पर भी जब एरिया वेक्टर लोगे, दोनों लोग आपस में पैरेलल, cos 0 1 हो गया, 5e इज इक्वल टू e और ये साथ में d, 5e बराबर e। नाउ दिस वन इज, यार ये वो एरिया होता है जिससे फ्लक्स लिंक होता है। यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक है वो किस एरिया से है, आंसर है वो 2a एरिया से। सिमेट्री का देखो फायदा क्या हुआ, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इस यहाँ पे फ्लक्स लिंक है कितना एरिया ए, और यहाँ पर भी फ्लक्स लिंक है कितना एरिया ए, एंड दैट इज व्हाई एरिया क्या हो गया 2a। ये वो टोटल एरिया होता है जिससे फ्लक्स लिंक हुआ है, और यहाँ पे जिस सरफेस से फ्लक्स लिंक हुआ है उस पर ये हमने जो है कुछ लाइंस बनाई, इस वाले एरिया से फ्लक्स लिंक है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसी के सामने देखो a है, और यहाँ से भी फ्लक्स लिंक है और इसकी वैल्यू भी सामने देखो a है। तो टोटल एरिया जिससे फ्लक्स लिंक है, एंड दैट इज इट। अगर कोई आपसे कहे या आप भी अपने आप से ये सोचो कि कर्व सरफेस को क्यों नहीं लिया जाए, तो
देखो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस का 90 डिग्री पर है एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व वाला एरिया। तो जब उससे फ्लक्स लिंक नहीं है तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है बिकॉज ऑफ द वैल्यू जीरो आनी है। भाई अगर कोई ऐसे बोले कि डीए को ऐसे मत पढ़ो, डीए को इंटीग्रेशन ऑफ डीए को पढ़ो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया, बात सही है? तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया अगर आप इसको ऐसे सोचते हो तब तो तुमको ये एरिया भी लेना है, फिर ये एरिया भी लेना है, कर्व वाला एरिया भी लेना है। अब कर्व वाला एरिया भी लेना पड़ेगा तो साथ ही साथ हर सरफेस के साथ ई का भी तो रिजल्ट लेना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया के साथ ई और एरिया वेक्टर कैसा है, इस वाले एरिया के साथ ई और एरिया वेक्टर कैसा है, इस वाले ई के साथ ई और एरिया वेक्टर कैसा है। सबसे बेस्ट है ये इस एरिया जिससे फ्लक्स लिंक हो रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिनसे फ्लक्स लिंक हो रहा है और ये है और ये एरिया ए है तो इसी के बराबर ये और ये रिजल्ट आ चुका है। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर कर दिया है। इक्वेशन 2 बराबर इक्वेशन 1 ये आ गया e into 2a बराबर 1/ε0 सिग्मा a। ये से कैंसिल हो गया, e बराबर हो गया सिग्मा बाई 2ε0। ये आंसर है। और देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके इस फार्मूले में कहीं दूरी r नहीं है, पोजीशन r नहीं है। इसलिए अगर हम यहां से इस जगह पर चले जाएं, r तो कहीं है ही नहीं, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर की बात ये है इस पूरे केस को करते समय कुछ चीजें हमने इग्नोर करी हुई हैं, तो उनको इग्नोर कर लेने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अगर हम उनको शामिल कर लें, उनको इग्नोर ना करें, तो आंसर है कि नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। और जो चीज हमने इग्नोर करी है उसका नाम है एज इफेक्ट। जरा देखो क्या है, बताते हैं आप। जो हमने इग्नोर किया दैट इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। समझो क्या है वो। जब सीट ऑफ चार्ज पर चार्ज फैला होगा, जब सीट ऑफ चार्ज पर चार्ज फैला होगा तो जो किनारे होंगे, देखो इस किनारे पर जो चार्ज होगा उस किनारे पर जो चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर भी होंगी। देखो ऐसे तो होंगी लेकिन ये ऐसे भी होंगी, ठीक है। और जब ये ऐसी होंगी तो फिर क्या ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सीट होंगी? नहीं। बात को समझना। सोचो तो चार्ज यहाँ पर है, इस जगह पर है, किनारे पर है, एज पर है, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होगी वो ओके सीट के साथ 90, लेकिन कुछ ऐसी भी तो होंगी ये वाली, और वो जो होंगी वो आपकी कैसे होंगी? इसके साथ 90। इस एज इफेक्ट को हमने इग्नोर कर दिया, तो जो किनारों पर जो इफेक्ट था उसको इग्नोर कर दिया है। तब जब किनारों वाले इस इफेक्ट को इग्नोर कर लो तो बाकी जो चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के साथ कैसी है? 90 डिग्री है। तब ये जो फील्ड है वो कैसी है? तो मैंने आपको इसीलिए बिगिनिंग में ही बता दिया था कि आइडियल तरीके से देखो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लें तो हमको यूनिफॉर्म मिल जाती है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है दैट इज द पोजीशन इंडिपेंडेंट, इसलिए ये यूनिफॉर्म। नोट कर सकते हो आप। आगे जो एप्लीकेशन है देखो बहुत आसान है। हमारे पास में है हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कंडक्टिंग होगा और या फिर ये नॉन कंडक्टिंग होगा। चाहे जिसका बनाओ, कंडक्टिंग का बनाओ तो भी जो चार्ज है वो सरफेस पर ही जाकर के फैलेगा, और नॉन कंडक्टिंग का बनाओ तो भी चार्ज सरफेस पर ही फैलेगा। तो हॉलो स्फीयर है ये, और रेडियस इसकी कैपिटल आर है। एक एप्लीकेशन से हम दो एप्लीकेशन का काम करेंगे।
कि हॉलो चार्ज स्फीयर है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये कंडक्टिंग का हॉलो चार्ज स्फीयर है, तो अगर कंडक्टिंग का हॉलो चार्ज स्फीयर है तो चार्ज देने पर कहाँ फैलेगा? सरफेस पर ही फैलेगा। और ये नॉन कंडक्टिंग का अगर है तो भी चार्ज देने पर कहाँ फैलेगा? सरफेस पर ही फैलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ कि ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, जो भी है वो अंडरस्टूड है। और जो चार्ज हमने दिया है वो कैपिटल क्यू दिया है, तो चार्ज दिया है कैपिटल क्यू और रेडियस आर, स्फीयर की सरफेस पर फैल गया। ये सेंटर है और हमें बाहर यानी कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पिछली वाली क्लास में जो स्फीयर था वो सॉलिड का डाइलेक्ट्रिक था, तो हॉलो चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज, और वो भी चार्ज जो उसको दोगे वो यूनिफॉर्म ही होगा, हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें निकालना है फाइंड ई, आउटसाइड निकालना है, हमको ई इनसाइड निकालना है और हमको ई सरफेस पर निकालना है। और सारा का सारा ये काम करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये सारा काम करना है गॉस लॉ की हेल्प से। चलो भाई यूजुअल स्क्रीनशॉट ले लो तुम, और यहाँ पे भी कोई लिखेगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेज देना, क्योंकि अगर लिखोगे तो ये हो नहीं पाएगा। स्क्रीनशॉट लो, हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक, अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं भाई। पूरे क्वेश्चन में स्फीयर हॉलो है, ये इंटरेस्टिंग है, ये मेन बात है। अगर वो कंडक्टिंग फैमिली का है तो ओके, चार्ज एरिया पर ही जाना है। अगर वो नॉन कंडक्टिंग का है तो भी ओके, चार्ज एरिया पर ही जाना है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होता है। तो कंडक्टिंग के केस में भी चार्ज का बंटवारा यूनिफॉर्म होना है और नॉन कंडक्टिंग के केस में भी बंटवारा यूनिफॉर्म होना है। तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये स्फीयर है और हम आउटसाइड में कैलकुलेशन करने वाले हैं। आउटसाइड ये सेंटर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर ही होगा। आउटसाइड में हम गए यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जहां पर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पिछली वाली क्लास में कैलकुलेशन की जा चुकी है, तो मैंने आपसे बताया था कि जब स्फीयर पर चार्ज आता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा स्फीयर के साथ 90 डिग्री पर होती है, ऑलवेज 90 डिग्री पर होती है। सर को ये बात कैसे पता? सर को ये बात जो है फैराडे के रूल से पता है, और आने वाले समय में ये बात तुम प्रूव भी कर पाओगे कि जो गोले पर जब चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है। अभी इसके पीछे नहीं पड़ते हैं, जो बताया जा रहा है उसको सुनिए और उस बात का इस्तेमाल करके सोचना शुरू करिए कि गॉस लॉ तो तब लगेगा जब चार्ज बंद होगा, और चार्ज क्योंकि गोले पर है, चार्ज क्योंकि गोले पर है तो गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे इस स्फीयर को ही बंद करना पड़ेगा। तो इस स्फीयर को बंद करने के लिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। क्यों? उसके पीछे का रीजन आपको पता ही है। All the field lines for the sphere charge become 90 degree with the surface of the sphere, and when we consider the Gaussian surface, तो जो Gaussian surface हम लेते हैं उससे हमारी चॉइस ऐसी होती है कि all the field lines should be perpendicular to the Gaussian surface, तो ये स्फेरिकल ही आएगा। तो गॉस लॉ लगा करके फ्लक्स निकालना 1/epsilon into मेन क्लोज चार्ज। जो चार्ज गोले पर है कैपिटल क्यू है टोटल वाला, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इक्वेशन 1 आ गया।
एक्सपेंशन मेथड से कैलकुलेट किया ईडीए कॉस थीटा। यहां पर आप ई निकालना चाहते थे, यहीं पर एक छोटा सा डीए ले लिया और डीए का जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा, और यहीं पर जब आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो स्फीयर वाला चार्ज प्लस में है और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो अपने आप प्लस में रहता है ऑलवेज। जब हमको मौका मिलता है तो हमेशा प्लस मानते हैं। तो कैसी फोर्स होगी? रिपल्सन वाली। तो इसलिए रिपल्सन वाली तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। अच्छा, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी, तब ई डीए क्या बनाएंगे? 180 बनाएंगे। यानी अभी यहाँ पे 0 आ रहा है तो cos 0 क्या आएगा? 1। जब 180 आएगा तो क्या आएगा? -1। अभी जो फ्लक्स आएगा वो प्लस में आएगा, तब क्या आएगा? माइनस में। कोई बात नहीं, प्लस का मतलब है जाने वाला, नेगेटिव का मतलब आने वाला। तो सारी की सारी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ ही तो होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। फिलहाल जब कुछ नहीं कहते तो हमेशा प्लस लेके चलते हैं। cos 0 1 हो गया, ई बाहर आ गया, डीए डीए का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब है पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr²। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को बराबर कर लो। ये आ गया E × 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। आउटसाइड वाला E आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये आउटसाइड वाला E हमने निकाल लिया। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए चलते हैं सरफेस पर। तो सरफेस पर जब आप जाओगे तो स्मॉल आर रिप्लेस बाय कैपिटल आर। आउटसाइड पर आपने ई निकाल लिया है, आउटसाइड पर ई निकल गया है। कितना निकला है आउटसाइड वाला ई? 1/4πε0 Q/r²। और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब हम सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे तो जो टेस्ट चार्ज यहाँ आउटसाइड रखा था वो यहाँ रख देंगे। ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर ई निकालना है। पहले ये जो डिस्टेंस थी स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगी। केवल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कि सरफेस निकल आएगा 1/4πε0 Q/r²। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्मॉल आर वही है जो पिछली क्लास में था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम स्फीयर सेंटर, फ्रॉम स्फीयर सेंटर। स्मॉल आर सेम टू सेम है पिछली क्लास जैसा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं इन साइड पर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन साइड पर निकालते हैं। क्या निकल के आती देखें। तो ये स्फीयर है, इसकी हॉलो स्फीयर है, चाहे वो कंडक्टिंग का हो या फिर नॉन कंडक्टिंग का हो। और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन साइड। ये सेंटर हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पर। तो हमें फिर से गॉसियन सरफेस बना लो स्फेरिकल वाली। क्यों? क्योंकि ऑल द फील्ड लाइंस आर 90 डिग्री टू द गिवन स्फीयर। तो अगर हम गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल बनाएंगे तो फील्ड लाइंस ऑलरेडी इसके साथ भी 90 हो जाएंगे। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और इन साइड पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी। क्योंकि पिछली वाली क्लास में स्फीयर वाला केस आप कर चुके हो, इसलिए मैं मूव कर रहा हूं आगे। फाई ई बराबर ई
इंटीग्रेशन dA cos थीटा, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए सॉल्व करने की, इसलिए इक्वेशन बन देती है। गॉस क्या लगाएंगे, फाई ई बराबर 1/ε0 इनटू में इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज किया है उसको ले लिया जाए, यहां से हो जाएगा 1/ε0 इनटू में 0, क्योंकि स्फीयर ने तो अपने अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखो गॉस का लगा रहे हो तो ये 0 है भाई इनक्लोज चार्ज, फाई ई बराबर 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को बराबर कर लो, 1 बराबर 2 ले आ गया ई इंटीग्रेशन dA cos थीटा। आप चाहो थीटा और dA के लिए समय अपना बर्बाद कर सकते हो, मुझे पता है कि इसके बिना भी काम कर जाना, तो ई बराबर 0 अपॉन इंटीग्रेशन dA cos थीटा, 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है, तो इनसाइड वाला ही 0 आ गया, इनसाइड वाला ही 0 आ गया। अब देखो एक सोच के देखो, तो एक तरीके से आप अंदर कैविटी में ही तो बैठे हो कि भाई ये स्फीयर है और आप जो है अंदर बैठे हुए हो, तो कैविटी यानी खाली जगह ही तो है, वहां पर ई की वैल्यू 0 आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बहुत ध्यान से सुनना जो बात अब बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन था इसमें स्फीयर हॉलो था और मे बी सॉलिड, मे बी कंडक्टिंग, मे बी नॉन कंडक्टिंग। देखो स्फीयर अगर हॉलो है, स्फीयर अगर हॉलो है और वो कंडक्टिंग का बना हुआ है तो फिजिक्स नहीं बदलेगी, अगर वो नॉन कंडक्टिंग का बना हुआ है फिजिक्स नहीं बदलेगी। देखो क्या नहीं बदलेगा, मान लो मेरे पास r रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है और तुम्हारे पास r रेडियस का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। मेरे स्फीयर पे चार्ज दिया गया है q, तो ना चाहते हुए भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर, और तुम्हारे स्फीयर पे भी चार्ज दिया गया है q, ना चाहते हुए भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर। एंड दैट इज व्हाई दोनों के लिए फिजिक्स वही है कि सरफेस पर। तो जो एप्लीकेशंस मैंने अभी किया उसमें आउटसाइड वाला केस जैसे इसमें होगा वैसे इसमें भी होगा, सरफेस वाला केस जैसे इसमें होगा वैसे इसमें भी होगा, इनसाइड वाला केस जैसे इसमें होगा वैसे इसमें भी होगा। तो एक एप्लीकेशन से ये दो आपके हो गए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, अगर आपके पास में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर तो भी फिजिक्स नहीं बदलेगी। ये देखिए अब की बार जो स्फीयर है वो सॉलिड है, रेडियस r है, हमने इसको चार्ज दिया। तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है फाइनली इस चार्ज को कहां पहुंचा देगा, सरफेस पर पहुंचा देगा। तो हॉलो वाले स्फीयर में अंदर चार्ज नहीं होता, इसीलिए इनसाइड वाला ई 0 आया था। हॉलो वाले स्फीयर में अंदर चार्ज नहीं होता, इसीलिए इनसाइड वाला ई 0 आया था। तो यहाँ पर भी तो अंदर चार्ज नहीं होगा, बोलो, इसलिए इसका भी ई क्या आएगा 0। तो जो आप समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ, तो देखो अगर आपके एग्जाम में सॉलिड का कंडक्टिंग स्फीयर है और वो एप्लीकेशन पूछता है आउटसाइड निकालो, सरफेस निकालो, अंदर निकालो, तो आउटसाइड वाला बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा जैसे इस पे किया था, सरफेस वाला भी एप्लीकेशन इसी तरीके से होगा जैसे इस पे किया था। और जब आप इनसाइड पर जाओगे, r डिस्टेंस पर इनसाइड पर जाओगे, फिर से गॉसियन सरफेस आप बनाओगे, अंदर तो अभी भी तो चार्ज नहीं है, तो रिजल्ट क्या रहने वाला है 0। यानी कि जो एप्लीकेशन तुमने इसके जस्ट पहले किया है वो सेम वर्किंग यहाँ पर भी काम आएगी, वही सेम वर्किंग यहाँ पर भी काम आएगी और वही सेम वर्किंग यहाँ पर भी काम आएगी। क्लियर है ये बात? और अगर वो सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है वो बिल्कुल वीआईपी केस था, क्योंकि उसमें चार्ज वॉल्यूम में फैल जाता है और वो हम लोग डील कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में। ठीक है ना?
जितने भी एप्लीकेशंस थे डिटेल वाले, जिनको हम बहुत डिटेल में कर रहे थे, वो सारे के सारे हो गए। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जिनको डिटेल में नहीं देखना होगा, नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे।